Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं शुरू से ही अंधश्रद्धा और अंध अश्रद्धा के खिलाफ था। मेरी अपनी समझ ये थी कि जिस चीज के बारे में तुम्हें मालूम नहीं, न तो उसका विरोध करो और न ही उसका स्वीकार करो। जिसे तुम जानते ही नहीं, उसका विरोध भी क्या करना और उसको स्वीकार भी क्या करना। इसलिए ईश्वर के संबंध में मेरी कोई धारणा नहीं थी। ना तो मैं नास्तिक था, न ही मैं आस्तिक था। मैं उन दिनों की बात जब कॉलेज में पढ़ा करता था। हमारे कॉलेज में कभी कभी संगीत का कार्यक्रम, कभी भाषण प्रतियोगिता वगैरह का आयोजन अक्सर होता रहता था। संगीत का आयोजन तो हमारे साथी, जो हमारे क्लास फेलो ही समझ लो, क्योंकि जैसे गुरदास मान, इनके पास आर्ट्स था, मेरे पास साइंस मेडिकल था, तो लेकिन हम उसी गाड़ी से आते थे और उसी गाड़ी से ही वापस जाते थे। एक बार कॉलेज में डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। उसमें हमारे गिदड़बाहा के डॉक्टर TN घई की छोटी बहन हमारी बायोलॉजी की प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उस डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने कहा ठीक है मैडम, मुझे आप बताइए किस बात के ऊपर बोलना है, हेडिंग क्या है। तो उन्होंने मुझे हेडिंग दिया साइंस एंड गॉड। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन साइंस के बारे में तो मैं जानता हूं क्योंकि मैं उसका विद्यार्थी हूं, लेकिन गॉड के बारे में तो मैं कुछ ना बोल सकूंगा, क्योंकि मुझे जब अनुभव ही नहीं है, ना मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ है कि मैं परमात्मा के प्रति कोई नेगेटिव या पॉजिटिव किसी तरह का भी व्यू रखूं। तो मैडम कहने लगी कि मैं लिख के दे दूंगी, आप उसी को बोल देना। मैंने कहा ठीक है। आयोजन हुआ डिक्लेमेशन का। बाहर से जज आए हुए थे, शायद दिल्ली से या चंडीगढ़ से, क्योंकि हमारा कॉलेज पहले साल तो DAV संस्था से संबंधित नहीं था, लेकिन दूसरे साल वह DAV संस्था के साथ जुड़ गया था। सो निश्चित रूप से इसी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली से ही लोग आए होंगे। जजेस थे और करीब 20 के करीब पार्टिसिपेंट्स। मुझे याद है कि 5 मिनट का भाषण देना था और
मुझे लिख के दे दिया गया, इन वक्त पे लिख के दे दिया गया, करीब 15 या 20 मिनट पहले। और देख के तो बोलना नहीं था, बोलना तो मौखिक रूप से था, और इतनी देर में मैं याद नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, काफी देर हो गई, वक्त बहुत कम है, पेपर को सामने रखा नहीं जा सकता, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि साइंस के बारे में तो मुझे पता ही है, मैं बोल ही दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा, सब ज्ञात है, जितना पढ़ा है वो ही बोल देंगे। लेकिन गॉड के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। इसलिए उसके बारे में तो बोलना मेरे लिए संभव ही न था। मैंने थोड़ा सा गॉड के बारे में देखा जो लिखा गया था, और वो मैंने कंठस्थ कर लिया। कुछ मेरी टर्न आने में थोड़ा सा वक्त लगा, पहले दूसरे पार्टिसिपेंट्स, और जब मेरा नंबर आया तो मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन एक अजीब सी घटना बीत गई। मैं बोले जा रहा था, क्योंकि हमारी जो भाषा थी बोलने की, कन्वर्सेशन की भाषा टोटली इंग्लिश हुआ करती थी। हम ना तो पंजाबी बोल सकते थे, ना हिंदी बोल सकते थे, दोनों विषयों में हम कमज़ोर थे। लेकिन इंग्लिश को हम बड़े मज़े से बोल लिया करते थे। तो हमने बोलना शुरू किया, बोलते 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 तो उसमें कुछ समय कम पड़ने लगा, क्योंकि जिस ढंग से मैडम ने लिख के दिया था मुझे, वो अपने ढंग से लिख के दिया था जैसे वो बोलती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलने में फ्लुएंट था। इसलिए वो 5 मिनट के वक्त से भाषण पहले खत्म हो गया, करीब आधा मिनट पहले। 4.5 मिनट का भाषण था। बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन वक्त आधा मिनट रह गया। लेकिन मैडम भी बड़ी समझदार थी, उनको पता था मैंने क्या लिख के दिया था। हालांकि मैंने बीच में से अपनी काफ़ी बातें जोड़ दी थी, लेकिन जब बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ आया, जो कि न्यूटन के संबंध में था, न्यूटन at the end of his life said, I have collected only a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. जब मैंने ये शब्द बोला तो मैडम समझ गई कि बस इससे आगे नहीं चलेगा, इससे आगे मैंने लिखा ही नहीं है। तो उसने, क्योंकि घंटी के पास वो बैठी थी और 5 मिनट में घंटी बजाना उसका काम था, तो उसने घंटी बजा दी। मिनट 4:30 हुए थे। लेकिन दूसरे जजेस भी समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। इनके क्लास का विद्यार्थी लगता है और अभी आधा मिनट पड़ा है। इन्होंने इसे फर्स्ट निकालने के लिए ऐसा काम किया है। मैंने धन्यवाद देके अपना भाषण समाप्त किया। मैं बैठ गया, सभी पार्टिसिपेंट्स बोल गए और जब रिजल्ट्स के लिए जजेस खड़े हुए तो रिजल्ट में उन्होंने फैसला सुनाया कि यद्यपि बोलने की शैली, बोलने का जो ढंग था,
वो निश्चित रूप से विजय का बहुत बढ़िया था। परंतु हमारी जो हमने शर्तें रखी थी, हमारी कंडीशंस के ऊपर ये बच्चा पूरा नहीं उतर सका, इसलिए हम इसको फर्स्ट प्राइज नहीं दे सकते। अच्छा बोला, प्रथम पुरस्कार के योग्य था, लेकिन चूक हो जाने के कारण हम इसको दूसरा इनाम देते हैं, सेकंड प्राइज। ठीक है, मैं संतुष्ट था। सोचा मैंने ऐसा था कि मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आधा मिनट कम बोला। मैं सभी के फेस इंप्रेशंस बोल भी रहा था और चेक भी कर रहा था। जब मैं बोल रहा था तो मैं देख रहा था कि हमारी मैडम के चेहरे पे कुछ घबराहट है कि हमारा विद्यार्थी तो गया, कि मैंने थोड़ा सा कम लिखा है। वो थोड़े धीमे बोला करती थी, उसने अपने ढंग से लिखा कि 5 मिनट और 7 मिनट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए था, ये भी शर्त थी। तो उसने अपने ढंग से लिखा कि अपने हिसाब से 6 मिनट का लिख दिया होगा, लेकिन मैंने 4.5 मिनट में ख़त्म कर दिया। मुझे दूसरा इनाम मिला। और जब डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट समाप्त हुआ तो मैंने मैडम से पूछा, मैडम आपने ये क्या कपड़ा किया है? कहती अब मैं करूं क्या, गलती मेरी थी। मैंने आपकी फ्लुएंसी नहीं देखी कि आप कितनी जल्दी से बोलते हो, और मैंने अपने ढंग से लिख दिया, तो इसलिए थोड़ी सी चूक हो गई। मैं 4 अक्षर और लिख देती, उसमें क्या फ़र्क पड़ता था। ये तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसको चाहे घंटों बोलते रहो। खैर, मुझे संतोष था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी इस बात से कि मेरा विद्यार्थी फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि वो योग्य मानती थी। निश्चित रूप से मेरा शब्द शब्द जजेस की समझ में आ रहा था और वो समझ रहे थे कि फर्स्ट प्राइज का यह हकदार है। लेकिन आखिर में जाके जब गड़बड़ हो गई, किसी को पता तो ना चला, क्योंकि जब घंटी बजा दी गई, लेकिन जजेस तो आप जानते हो, वे तो पूरे चालाक होते हैं। उन्होंने देख लिया कि नहीं, 5 मिनट नहीं हुए। मैं वापस, हमने गाड़ी में जाना होता था शाम को, मुझे मेरा पुरस्कार जो मिल रहा था वो मैं लेके आ रहा था। गाड़ी में बैठ गए हम, गाड़ी चल पड़ी। ये तो एक भूमिका था जो मैंने आपको बताया, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो गई। गाड़ी चल पड़ी, अपनी गति से गाड़ी दौड़ी जा रही थी, और जैसे हम स्टूडेंट्स की आदत थी कि हम सिग्नल से ही जब गाड़ी मोड़ खाती थी, कांटा बदलती थी, वहीं से गाड़ी स्लो होना शुरू हो जाती थी, और वहीं से हम तीसरे पायदान पे पांव रख लिया करते थे कि यहीं से हम छलांग लगा देंगे। क्योंकि स्टेशन काफ़ी लंबा था, फिर स्टेशन के बीच में से होके आना पड़ता, फिर उसको पास दिखाना पड़ता, इसमें हमारा वक्त बर्बाद होता था, और हम ये सब ऊहा-पोह नहीं करना चाहते थे। हम पीछे ही छलांग लगा जाते, और मेरा घर थोड़ा करीब पड़ता था वहां से। तो मैं साइड के हैंडल्स को हाथ डाल के, मेरा पांव बिल्कुल निचले पायदान पे था, तो मुझे अचानक एक ऊंची आवाज सुनाई थी, विजय पांव ऊपर उठा लो, कट जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ समझूं,
जैसे किसी ने मेरे पांव पकड़ के गाड़ी के प्लेटफार्म के भीतर फेंक दिया हो मुझे। मैं हैरान था। पीछे एक दो लोग खड़े थे, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी के भीतर के प्लेटफॉर्म पर धूल थी। मेरे सारे कपड़े धूल से लिपट गए थे और मेरा सारा शरीर जैसे मैं मिट्टी में लूट गया हूं, ऐसे हो गया था। और मेरे पीछे खड़े आदमी, उन्होंने मुझे उठाया, कहते क्या हो गया? मैं घबरा गया, मेरा पसीना बहुत आ रहा था, तो मेरा सांस चढ़ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, दिल की धड़कन बढ़ गई और उन्होंने मेरे कपड़े झाड़े, मेरा सिर झाड़ा और मुझे कहा कि आप कोई बात नहीं, हम आपको उतार देते हैं। और मुझे उठा के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेंच के ऊपर बैठा दिया। एक व्यक्ति जाके पानी लेके आया, उसने मुझे पानी पिलाया। उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया? मेरा पांव तो निचले पायदान पे था और मैं छलांग लगाने वाला था, और आज गाड़ी कुछ तेज थी इसलिए मैंने छलांग नहीं लगाई। मुझे पता था अगर मैं छलांग लगा देता तो मैं गिर पड़ता और शायद गाड़ी के नीचे भी आ जाता। मैं लेट गया। उन भले मानुसों ने मुझे पूछा कि आप ठीक हो, आपको घर पहुंचा दें? मैं उन्हें जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं भैया मैं ठीक हूं, आप जाइए, मैं थोड़ी देर विश्राम करूंगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। आधा घंटा करीब अचेतन अवस्था में मैं उस बेंच के ऊपर लेटा रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो क्या हुआ। मैं शून्य में निर्विचार हो ताक रहा था और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मेरे विचार लगातार तेजी से घूम रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। मुझे पता चला कि हमारे गिद्धड़बाहा का प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा है कि अगर कोई व्यक्ति निचले पायदान पे पांव रख के सफ़र करता है तो वो जब प्लेटफार्म के पास गाड़ी आती है तो प्लेटफार्म और गाड़ी का पायदान में इतना फासला रह जाता है कि उसके पांव बीच में फंस जाएंगे और वह व्यक्ति की टांगें टूट जाएंगी और हाथ हैंडल से छूट जाएंगे और व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ जाएगा। मैं करीब करीब बेहोशी की हालत में घर पे पहुंच गया। सोचता रहा, चाय पी ली, खाना खा लिया, सो गया, लेकिन विचार थे कि बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि आज किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बचा लिया है, मेरा जीवन बचा लिया है और पहली दफा मेरे हाथ
उस अज्ञात के प्रति बंध गए। मैं शुक्रगुजार होने लगा उस शक्ति का जिसने आज मुझे जीवन दान दिया था। मैं अनेकों बार उस ईश्वर को धन्यवाद कर रहा था, उस अज्ञात शक्ति को प्रणाम कर रहा था जिसने मुझे आज नया जीवन दिया है। वो दिन और उसके बाद मैं उस अज्ञात शक्ति की खोज में जुट गया कि कौन है वो जिसने मुझे बचाया। है तो कोई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब शक करने को कुछ बाकी नहीं बचा था, परंतु खोज करने को सब कुछ बाकी था। मैं दिन भर रात ग्रंथों के पन्ने पलटता रहता, कभी कहीं शास्त्र उठा लेता और उनको पढ़ता रहता। मेरा सारा दिन इसी जिज्ञासा में बीत जाता कि वो कौन है जिसने मुझे बचा लिया। और मैं अपनी ज़िंदगी को मैं डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन अब मैंने उस महाशक्ति को अपना जीवन सौंप दिया कि तू जो बनाए वो ही बना देना। अब मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, क्यों जिसने बचाया है वो बना भी लेगा। मेरी अपनी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। उस दिन से मैं उस अज्ञात शक्ति का हो गया। मैं मेरा ना रहा, मैं उस शक्ति का होकर रह गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.